जेईई मेन सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक माइंड गेम है और आज हम सब मिलकर इसी खेल को जीतने का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। ये देखिए, ये किसी एक्सपर्ट का एनालिसिस नहीं है। ये एक स्टूडेंट की असली आवाज है, जो बिल्कुल अभी-अभी एग्जाम हॉल से बाहर निकला है। इससे पता चलता है कि ये लड़ाई कितनी रियल है और कितनी मुश्किल। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। भाई, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले यह समझना तो जरूरी है ना कि बैटल ग्राउंड कैसा है। आखिर 22 जनवरी को एग्जाम हॉल के अंदर असल में हुआ क्या था। अब जरा इस पर नजर डालिए। जो बात सबसे दिलचस्प है वो है दोनों शिफ्ट्स के बीच का फर्क। देखिए, शिफ्ट 1 में मैथ्स को आसान बताया गया, जो अपने आप में एक सरप्राइज था। लेकिन शिफ्ट 2 में कहानी पूरी तरह से पलट गई। मैथ्स कठिन और लंबा हो गया। यही वो चीज है जो इस एग्जाम को इतना अनप्रिडिक्टेबल बनाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के रिएक्शंस तो देख लिए। अब बारी है असली एनालिसिस की। अगर इस एग्जाम के कोड को क्रैक करना है ना, तो उन कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना होगा जो बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। यहां सारा खेल कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला का है। जैसा कि यहां दिख रहा है, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और रोटेशनल मोशन जैसे टॉपिक्स ये सबसे ज्यादा जरूरी हैं। मतलब ये वो एरिया हैं जहां अगर फॉर्मूला याद है तो आप सीधे सीधे नंबर उठा सकते हैं। तो इन्हें इग्नोर करने की गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा। अब आते हैं केमिस्ट्री पर, और यहां बस एक ही गोल्डन रूल है, NCERT ही सब कुछ है। सवाल सीधे किताब की लाइनों से, टेबल से, फैक्ट से उठाकर दे दिए जाते हैं। खासतौर पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डी ब्लॉक एलिमेंट जैसे चैप्टर्स। अरे ये तो स्कोरिंग मशीन है। इनको अच्छे से रट लेना मतलब सफलता की गारंटी। और आखिर में मैथ्स, असली टाइम ब्रेकर। हाँ, ये सेक्शन लंबा और मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहीं पर स्मार्ट स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा काम आती है। वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री, साथ ही मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, इन टॉपिक्स का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। अगर इन पर पकड़ मजबूत हो गई तो इस मुश्किल सेक्शन में भी बाकियों से आगे निकला जा सकता है। तो ये तो समझ आ गया कि क्या पढ़ना है। अब सवाल ये है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। ये सेक्शन एग्जाम देने की एक बिल्कुल साफ, एक्शन लेने लायक प्लानिंग पर फोकस करेगा। जरा इस नंबर को देखिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 99 परसेंटाइल के लिए 75 में से 55 से 65 सवाल, वो भी हाई एक्यूरेसी के साथ, एक सेफ टारगेट है। तो मतलब साफ है, ज्यादा सवाल करने के पीछे भागने से बेहतर है जितने भी सवाल किए जाएं वो सही हों। और ये है टाइम मैनेजमेंट की एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी। केमिस्ट्री से शुरू करें, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और टाइम भी कम लगता है। फिर फिजिक्स पर जाइए और आखिर में सबसे ज्यादा टाइम बचाइए मैथ्स के लिए, जहां लंबे लंबे कैलकुलेशंस होते हैं। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जो शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। आखिर एनटीए अलग अलग शिफ्ट के स्कोर को बराबर करता कैसे है, इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। इस जादुई प्रोसेस को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का हैंडीकैप सिस्टम है, जैसा स्पोर्ट्स में होता है ना। इसका मकसद बस ये पक्का करना है कि किसी को मुश्किल पेपर मिलने की सजा ना मिले और किसी को आसान पेपर का फायदा। ये स्कोर को बैलेंस करके सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। ये चार्ट पूरी कहानी खुद बता रहा है। देखिए कि कैसे 99 से 100 परसेंटाइल के बीच टॉप स्कोरर्स की संख्या हर शिफ्ट में अलग अलग है। एक शिफ्ट में 1200 से ज्यादा हो सकते हैं तो दूसरी में 1100 के करीब। और बस यही वजह है कि सीधे सीधे मार्क्स की तुलना करना फेयर नहीं होगा और नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस इतना जरूरी क्यों है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, ये परसेंटाइल स्कोर आखिर है क्या। और एक बात पहले ही साफ कर दी जाए, ये मार्क्स का परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर परसेंटाइल का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है, ये बताता है कि अपनी शिफ्ट में कितने % बच्चों से ज्यादा स्कोर किया गया है। ये नॉलेज का नहीं, बल्कि दूसरों के मुकाबले परफॉर्मेंस का स्कोर है। मतलब 99 परसेंटाइल का मतलब है कि आप अपनी शिफ्ट के टॉप 1% में हैं। ये जो एनटीए का ऑफिशियल फॉर्मूला स्क्रीन पर दिख रहा है, वो इसी बात को पक्का करता है। स्कोर हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी शिफ्ट में बैठे दूसरे कैंडिडेट्स के साथ कंपेयर किया जाता है। इसीलिए 100 परसेंटाइल लाने का मतलब ये है कि उस शिफ्ट में आपसे ज्यादा स्कोर किसी और का नहीं था। आप ही उस रेस के विनर हैं। तो हम लोगों ने शुरुआत की थी चिंता और कंफ्यूजन से, और अब हम पहुंचे हैं एक साफ और स्ट्रेटेजिक अप्रोच पर। हमने एग्जाम की डिफिकल्टी को समझा, जरूरी टॉपिक्स देखें, टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी बनाई और स्कोरिंग सिस्टम को भी डिकोड किया।
तो अब सवाल ये उठता है कि इस ब्लूप्रिंट के साथ अगला कदम क्या होगा। याद रखिए, ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक्शन लेने की पावर है। अब इसे इस्तेमाल करने का वक्त है।